नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, बीजेपी ने लोकसभा के लिए जारी की 14वीं लिस्ट। ओडिशा के 3 उम्मीदवारों का किया गया है ऐलान और उड़ीसा विधानसभा के लिए 11 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की गई है। वहीं आचार संहिता उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कल गाड़ियों के काफिले को लेकर टोकने पर एसडीएम से की थी बदसलूकी। मैनपुरी में मुलायम के नॉमिनेशन से पहले मिला हैंड ग्रेनेड, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुलायम मैनपुरी से पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी मिली है। लश्कर के 4 आतंकियों को किया गया है ढेर। एनकाउंटर में 3 जवान जख्मी भी हुए। इसरो ने PSLV C-45 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया एमीसेट। 28 विदेशी सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में लगाई कामयाबी की छलांग। और कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। सबसे पहली खबर है, चुनावी समर में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नेताओं के ऐसे बयान जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ते हैं। नेताओं की ऐसी टिप्पणियां या तंज जो कि निजी हो या फिर जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो या जो व्यक्ति विशेष को लेकर दिया गया हो, वो भी हम नहीं दिखाएंगे। चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करता कोई कंटेंट या वीडियो इस बुलेटिन में यानी लोकतंत्र जिंदाबाद में नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही नेताओं की फुहरता वाले वीडियोस या कंटेंट भी हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल माइलेज को लेकर दिए गए। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया गया ऐसा कोई कंटेंट जिसकी कोई सत्यता ना हो या किसी वर्ग विशेष के लिए भेजा गया हो, ऐसा कोई कंटेंट भी इस बुलेटिन में हम आपको नहीं दिखाएंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। इंदौर में सुमित्रा महाजन की जगह मालिनी गौड़ को टिकट मिल सकता है। साथ ही देवास से चिंतामणि मालवीय को टिकट मिल सकता है। भोपाल से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर को इसलिए लड़ाया जाएगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर किसी भी तरह की तस्वीर साफ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने न तो हाँ में कहा है और न ही ना में। अभी अभी शिवराज सिंह चौहान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पार्टी के कहने पर भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। पार्टी में एक वर्ग चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़े क्योंकि भोपाल से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक शिवराज के हाँ का पार्टी को इंतजार है। इसीलिए पार्टी ने अभी तक भोपाल से टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि टिकट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है नरेंद्र सिंह तोमर का, लेकिन फिर भी उनको भोपाल से लड़ाए जाने की चर्चा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, क्या खबर मिल पाई है खास तौर पर इंदौर और भोपाल के बारे में? देखिए, बिल्कुल इंदौर को लेकर स्थिति पूरी तरह से धीरे धीरे साफ होती जा रही है। हालांकि पहले ही बीजेपी आलाकमान ने संकेत दिए थे कि जिन नेताओं की उम्र 75 या 75 से ऊपर हो गई है या इससे लोकसभा चुनाव के बाद क्रॉस हो जाएगी, तो ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। जिसमें बड़े नाम थे, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा और सुमित्रा महाजन का भी नाम शामिल था। और अब जो इंदौर सीट रोकी गई है, जिसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई, उसका साफ संकेत है कि इस बार एक तरह जो सुमित्रा महाजन है उनको वहां से टिकट नहीं दी जा रही है, नए चेहरे को वहां से टिकट दी जाएगी। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई। ऐसी भोपाल के बारे में भी संकेत दे दिया गया था कि 10 से 12 सीटें पर इस बार मध्य प्रदेश में चेंज होगा, जिसमें भोपाल, शहडोल, उज्जैन का भी नाम शामिल है, जिसमें उज्जैन और शहडोल के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी भोपाल को रोका गया क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि जो कमलनाथ का नाम वहां से जो कांग्रेस से जो नाम सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का नाम जो सामने आ रहा है, उसके मुकाबले एक बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से रहे।
रहे, जिससे मुकाबला दिलचस्प रहे और बीजेपी एक बार फिर से अपनी झोली में सीट डाल पाए। तो लेकिन जब शिवराज सिंह से बात की चुनाव समिति में, जो मध्य प्रदेश की चुनाव समिति होती है, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते और इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव न लड़ने की अनिच्छा जताई है, वो मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं। और अब अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी शिवराज सिंह चौहान से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव लड़ने पर ना वो इकरार करते हैं ना वो इनकार करते हैं, लेकिन उनकी खुद की इच्छा मध्य प्रदेश में ही काम करने की है, ये उन्होंने आज साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो यानी कि जो इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी कि शिवराज चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को संकेतों में मान लिया है। और अब जाहिर है कि एक बड़ा नाम उनको देना, तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर पुष्टि बीजेपी आलाकमान ने नहीं की है। उसकी पुष्टि आलाकमान ने नहीं की है। मालिनी गौड़ का नाम क्यों? और सुमित्रा महाजन ने तो अभी 75 क्रॉस किया है, तो जिन नेताओं ने अभी 75 क्रॉस किया है उनके टिकट भी कटेंगे, ये तय हो चुका है यतेंद्र? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो लिस्ट दीपक जी आई है वो साफ जाहिर करती है कि बीजेपी आलाकमान ने जो निर्णय 2014 के बाद लिया था उसको उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आपको ध्यान हो कि कई नेताओं के नाम मंत्रिमंडल से इसी वजह से हटाए गए थे, चाहे वो नजमा हेपतुल्लाह को मंत्रिमंडल से हटाने की बात हो, उन्हें गवर्नर बनाया गया हो, या कलराज मिश्रा खुद मंत्री थे, जैसे ही 75 क्रॉस उनका हुआ उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और अब टिकट भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं, जिसमें आडवाणी, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, भुवन चंद खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो बड़े नाम, जो एक नींव का पत्थर बीजेपी के लिए रहे, लेकिन जो निर्णय था वो उन सब पर लागू किया गया और उस लिस्ट में नाम सुमित्रा महाजन का भी है। और आगे जो भी ऐसे नाम होंगे उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी, ये फाइनल कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। जी, ये फाइनल कर दिया गया है कि 75 से ऊपर वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण यतेंद्र और कि मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट डिक्लेयर हो गया है, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़े करने के लिए क्या नरेंद्र सिंह तोमर का मुरैना से टिकट बदला जा सकता है? देखिए, अटकलें यही है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक बड़ा चेहरा होना चाहिए। पहली बीजेपी आलाकमान की पसंद शिवराज सिंह चौहान से, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ, तो उसमें अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसे में एक बड़े नाम की खोज शुरू हुई जो नरेंद्र सिंह तोमर पर जाकर टिकती। हालांकि और भी कई नाम है, लेकिन उनका खुलासा अभी तक बीजेपी आलाकमान ने नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर काफी सौम्य छवि के हैं, बड़े नेता मध्य प्रदेश के माने जाते हैं और उनकी जो पकड़ है वो जमीनी कार्यकर्ता जो होते हैं, जो खासकर जनता और कार्यकर्ता दोनों पर ही उनकी पकड़ मानी जाती है, वो नब्ज को पहचानने में माहिर है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, ये संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। लेकिन अभी पत्ते बीजेपी ने खोले नहीं है, हो सकता है कोई और बड़ा नाम चौंकाने वाला हो जो दिग्विजय सिंह के सामने उतारा जा सकता है, क्योंकि भोपाल सीट एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी माना जाता रहा है। अगर पिछले 2-3 इलेक्शन देखें तो बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, तो अभी मंथन जारी है। नाम जरूर नरेंद्र सिंह तोमर का सामने आया, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी लिस्ट जारी नहीं की है बीजेपी ने। तो अभी केवल अटकलें लगाई जा रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि पहले ही उनका नाम मुरैना से घोषित हो चुका है, तो ऐसे में उनकी सीट बीजेपी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये भविष्य के गर्त में है। जी यतीन्द्र, एक बात और, ये नाम कब तक जारी हो सकते हैं? पार्टी कब बैठ रही है इन नामों को फाइनल करने के लिए? देखिए, जो चर्चा थी वो बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश चुनाव समिति के साथ कर चुका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे थे, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री उस मीटिंग में शामिल थे। तो पूरा उस मीटिंग के बाद भोपाल से कौन लड़ेगा या सुमित्रा महाजन जी की जगह कौन उनको टिकट दी जाएगी, तो इसका पूरा फैसला प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर छोड़ दिया गया है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बारे में और भी पार्टी नेताओं से चर्चा करके आगे का फैसला लेंगे। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये लिस्ट आज जारी होगी, कल होगी या किसके ऊपर कब होगी, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर है कि वो कब नाम फाइनल करके लिस्ट जारी करते हैं। जी ठीक है यतीन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हलचल चल रही है। तो आंचल, महत्वपूर्ण बात की, स्पीकर सुमित्रा महाजन की जगह मालिनी गौड़ को इंदौर से टिकट दिया जा सकता है। आपसे कहते हैं मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है हिंदुस्तान का दिल देखो दीपक, और मुझे लगता है उस दिल की पहचान जितनी आपको है उतनी किसी को नहीं है। सुमित्रा ताई 8 बार का रिकॉर्ड इंदौर से बना चुकी हैं। ऐसे में अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता, वैसे वो चुनावी प्रचार में उतर गई हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? उनके अपने पॉलिटिकल करियर के लिए भी नफा नुकसान, बीजेपी के लिए भी। और मालिनी गौड़ का नाम, ये बहुत सरप्राइज लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं लग रहा है, क्योंकि मालिनी गौड़ एक कमिटेड वर्कर है भारतीय जनता पार्टी की। उनके पति भी जो
है विधायक रह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। वो अभी मेयर हैं मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर, और इंदौर के बारे में आप जानती हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 शहर है पूरे देश के अंदर। जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें लगातार इंदौर जो है अपनी पायदान ऊपर करता रहा है और सर्वश्रेष्ठ नंबर पर है। तो मालिनी गौड़ ने एज ए मेयर वहां पर बहुत अच्छा काम किया है, ये सब लोग जानते हैं, पॉपुलर हैं। और इंदौर की सीट के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो सीट खाटी भारतीय जनता पार्टी की है तो गलत नहीं होगा। इस बार भी जो तमाम एमएलए के चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 5 में से सिर्फ 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छीन पाई थी कांग्रेस, और 4 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी भी इंदौर और भोपाल दोनों के दोनों बीजेपी का गढ़ है और शहरी क्षेत्र की सीट है। पार्टी का जो संगठन है वो संगठन निचले स्तर से ऊपर स्तर तक, और जो वहां के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से मालिनी गौड़ एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत सुलझा हुआ नाम है और बहुत फेमस नाम है इंदौर के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि मालिनी गौड़ को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन हाँ, जहां तक भोपाल की हम बात करें, भोपाल भी 1984 के बाद कांग्रेस भोपाल सीट कभी नहीं जीती है। 1989 से लेकर लगातार भोपाल में जो है अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वहां से उमा भारती भी एक बार सांसद रह चुकी हैं। तो भोपाल के लिए भी कहा जाए कि दिग्विजय सिंह के आने के बाद मुकाबला वहां दिलचस्प हो गया है। दिग्विजय सिंह हालांकि राघोगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने चूंकि उन्हें भोपाल दिया, इसलिए भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। दिन रात वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरह ये सीट दिग्विजय सिंह के हाथ में ना आए, इसलिए कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए वो वहां पर अपनी रणनीति बिछा रही है, अपनी सियासी गोटियां बिछा रही है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए थोड़ी सी ये मतलब आनाकानी का विषय क्यों है कि भोपाल से लड़े या ना लड़े, जबकि दिग्विजय सिंह ने भी चुनौती दी। अगर इतनी आसान सीट लग रही है बीजेपी को, क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान को? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं। चल, आपको याद होगा बुधनी से वो चुनाव जीते हैं, भले से अरुण यादव ने उनको कड़ी टक्कर दी थी, पिछले बार से उनका मार्जिन कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो बुधनी से विधायक है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थानीय राजनीति है उसके अंदर ही बात वो करते रहें, उसके अंदर ही काम वो करते रहें, यही उनकी इच्छा है। इसीलिए उनसे जब पार्टी ने पूछा कि आप क्या भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की बड़ी इच्छा थी कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान लड़े, तो उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा है कि मैं इनकार भी नहीं करता, मैं इकरार भी नहीं करता। आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मध्य प्रदेश में जो किसानों की कर्ज माफी नहीं हो पाई है उस मुद्दे को उन्हें एड्रेस करना था। तो मुझे लगता है उनका यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी अंततः क्या फैसला करती है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर को ही टिकट दिया जाता है या शिवराज को वो मना लेती है? सीट सेफ है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, लेकिन शिवराज मध्य प्रदेश की राजनीति में रहना चाहते हैं, दिल्ली की राजनीति में वापस नहीं आना चाहते हैं। दीपक भाई, मेरा सवाल ये कि ताई का अब इसके बाद क्या? अध्यक्ष रह चुकी जी, संगठन में वो काम करती रहेंगी, पार्टी में वो काम करती रहेंगी, उनको जो जो जिम्मेदारी दी जाएंगी वो निभाती रहेंगी। जैसा कि भुवन चंद्र खंडूरी ने कहा है, जैसा शांता कुमार ने कहा है, जैसा कलराज मिश्र ने कहा है। तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। दीपक भाई, आडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, 2 केस बिल्कुल डिफरेंट है। पहला केस लालकृष्ण आडवाणी का 91 ईयर हो चुकी है उनकी एज, और दूसरा केस जो है वो मुरली मनोहर जोशी का, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने एक तरह से पार्टी के फैसले पर अपनी असहमति और अस्वीकृति जता दी थी, और इस बारे में वो काफी हद तक मुकर भी हो गए थे जब उनको पार्टी ने कम्युनिकेट किया कि वो उनको चुनाव पार्टी नहीं लड़ाना चाहती, और रामलाल ने जाकर उनको ये बात बताई थी, तब वो काफी असहज भी हो गए थे। तो ये 2 केस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो पार्टी के साथ लगातार काम करते रहेंगे। और मुरली मनोहर जोशी को किसी ने रोका नहीं, अगर फिर भी वो पार्टी का काम करना चाहते हैं तो उनको करने देगी पार्टी, जैसा कि पार्टी में बाकी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सक्रिय भागीदारी उस तरीके से नहीं होगी एक सांसद के तौर पर या एक मंत्री के तौर पर। और मंत्री तो उन्हें इस टर्म में भी नहीं बनाया गया था, हालांकि सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया था और उन्होंने काफी अच्छा सदन चलाया। बीजेपी में भी इसकी तारीफ हुई, और अपोजिशन पार्टियां भी जिस तरह से एक स्पीकर को घेर लेती हैं उस तरीके से उनको नहीं घेर पाई, और उनके जो सदन के संचालन था उसको लेकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एज का फैक्टर जो है वो क्रॉस कर चुका था, और पार्टी को टिकट देंगे तो एक तरह से पूरा बॉक्स खुल जाएगा, इसीलिए उनका टिकट पार्टी के लिए काटना जरूरी हो गया। दीपक भाई, एक छोटा सा सवाल, चूंकि ये हम खबर प्रमुखता से ले रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं?
कैलाश विजयवर्गीय इसलिए नहीं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी कह चुकी है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो वेस्ट बंगाल की है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ने कहा था कि न तो वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं और न ही सांसद का, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर जा रहा है। वो पश्चिम बंगाल में पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, इसीलिए उन्होंने अपना जो गृह नगर इंदौर है उसको पूरी तरह छोड़ दिया है, पश्चिम बंगाल के अंदर डेरा डाले हुए हैं और उनको एक मिशन दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल से वो अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर आए। इसीलिए उनको न तो पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है और न ही वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बेटे विधायक तो हैं, उनके बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक बन चुके हैं, हालांकि काफी उनका ऊपर नीचे हुआ था जब नतीजा आ रहा था, लेकिन अब काफी हद तक क्लियर हो चुका है आंचल कि आकाश विजयवर्गीय भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। तो आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी की बड़ी खबर, संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से अपना पर्चा दाखिल उन्होंने कर दिया है। और दीपक, बहुत दिलचस्प है, इससे पहले हम बात करें किस तरह से कट ऑफ डेट और मार्गदर्शक मंडल में बैठाया जा रहा है बीजेपी में, वहीं मुलायम सिंह यादव पार्टी के पेट्रन हैं, संरक्षक हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, संस्थापक हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी ये खबर आ रही है, अभी पुष्टि इसकी होनी बाकी है कि जितने भी जो इनके जो प्रस्तावक हैं उसमें एक बीएसपी का भी प्रस्तावक है, विच इज आई थिंक अ फर्स्ट दीपक। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुलायम सिंह के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहे। उनके साथ धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे, उनके साथ राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव मौजूद रहे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद रहे। लेकिन इस बार मुलायम के भाई शिवपाल यादव उनके साथ नामांकन दाखिल करते वक्त नहीं पहुंचे। हालांकि सुबह उन्होंने उनसे मुलाकात की। 23 साल बाद यानी 1996 में मुलायम सिंह यादव अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और अब एक बार फिर मुलायम सिंह अपने गढ़ मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिछली बार भी वो 2 सीटों से लड़े थे, मैनपुरी और आजमगढ़। मैनपुरी उन्होंने अपने परिवार में तेज प्रताप के लिए छोड़ दी थी। अब एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा टिकट सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब मुलायम सिंह और मायावती जो है वो एक साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि दोनों एक साथ नजर आएंगे या नहीं। गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उसके बाद मुलायम सिंह और मायावती का साथ आना अपने आप में उत्तर प्रदेश के बदले हुए सियासी समीकरणों की गवाही दे रहा है। हमने कई बार अखिलेश को और मायावती को तो इकट्ठे देखा है, बुआ बबुआ के बारे में कहा भी जाता है, वो इकट्ठे फोटो ऑप कर चुके हैं, फूल देने के लिए अखिलेश यादव जा चुके हैं उनको बर्थडे विश करने के लिए। लेकिन मुलायम और मायावती को एक मंच पे मुझे याद नहीं पड़ता है कि मतलब 20-25 साल पहले अगर देखा हो तो देखा हो, उसके बाद से याद नहीं पड़ता है कि देखा हो। तो आपको लगता है, आपका हंच क्या कहता है, क्या मायावती, ये शुरू में खबरें आई थी कि मायावती जाती है, जा सकते हैं प्रचार करने? मायावती किसी से सबसे ज्यादा राजनीतिक अदावत रखती थी, राजनीतिक दुश्मनी रखती थी और यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्तर पर उनको पसंद नहीं करती थी, तो वो मुलायम सिंह यादव थे। क्योंकि 1995 में जब सरकार गिरी थी मुलायम सिंह की, तो मायावती का यह आरोप था कि गेस्ट हाउस कांड वहां पर हुआ था और गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घुसकर मायावती को मारने की कोशिश की थी। मैं वहां पर उस वक्त मौजूद था गेस्ट हाउस के अंदर। वो उत्तर प्रदेश का वीवीआईपी गेस्ट हाउस था जिसके कमरा नंबर 1 में मायावती और कांशीराम ठहरे हुए थे। निसंदेह वहां पर मारपीट की कोशिश हुई थी। कई सारे समाजवादी पार्टी के लोग लठ, तलवार और जाने क्या क्या साजो सामान लेकर जो है, जो लड़ाई के उपकरण होते हैं उनको लेकर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मायावती ने अब 95 से लेकर आज तक कितना मतलब 25 साल, राउंड ओवर 25 साल। तो 25 साल के वक्त के बाद अगर उन्होंने अखिलेश से गठबंधन किया है तो अपनी पॉलिटिकल साख और अपनी पॉलिटिकल पहल को बचाने के लिए या अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए या अपने पॉलिटिकल अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन किया है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जिस तरीके से लोकसभा के अंदर मुलायम सिंह ने एकाएक स्टेटमेंट दे दिया था कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो इस जो पशोपेश या इस कंफ्यूजन से बचाने की कोशिश करेंगे कि कहीं मुलायम खड़े हों और कुछ ऐसी बात ना बोल दें जो सपा और बसपा गठबंधन के लिए खतरनाक हो। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव और बहन जी यानी मायावती की ज्वाइंट कोई भी रैली नहीं होगी। इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश अधिकतम अखिलेश करेंगे क्योंकि अखिलेश को भी इस बात की समझ है कि मुलायम सिंह यादव कभी भी उनका मुंह खुले और कुछ भी ऐसी बात बोल सकते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो। तो मुझे लगता है कि अखिलेश दोनों के साझा प्रयास से प्रचार से इनकार करेंगे। मेरे 2 सवाल हैं, आंचल आप भी बताइएगा। पहला सवाल ये कि क्या
75 की उम्र केवल बीजेपी ही मानेगी या सारे दलों को मानना चाहिए? एक, मुझे ऐसा लगता है मुलायम 80 के करीब पहुंच गए। और दूसरा सवाल ये, मुलायम क्या वाकई में भूलते हैं या वो अभी? मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि ये अंदर खाने की बात होती है, पता नहीं चलता है। हमने पिछले कुछ सीरीज 2-3 साल से, जब खास तौर से हम देख रहे थे ये पूरा जब फैमिली ड्रामा हुआ, तब भी कि मुलायम सिंह यादव एक बारी कुछ बोलते थे, उसके बाद जैसे ही अखिलेश जाते थे कुछ और बोलते थे, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, आशीर्वाद दे दिया कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह की बात बहुत सारे प्रवक्ता जो हमारे शोज में जुड़ते हैं दीपक, वो ये कहते हैं कि नहीं वो उम्र दराज हो गए हैं, कई बारी बातें बोल देते हैं, लेकिन अंदर खाने की क्या बात है? ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है अखिलेश के लिए, जो आपको लगता है कि वो अवॉइड करना और ज्यादा बेहतर होगा? मुलायम सिंह यादव वही चीजें भूलते हैं, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं इसको जानकारी नहीं कह रहा हूं, जो उनके लिए कन्वीनियंट होती है। मुलायम सिंह ये नहीं बोले कि उनको मुख्यमंत्री पद से लोग हटा रहे हैं और अखिलेश को बिठा रहे हैं, क्योंकि मुलायम के मन में था कि सक्सेशन उनको अपने बेटे को दे देना है। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, जो मुलायम के सिपह सलारों और अखिलेश की सिपह सलारों में झगड़ा हुआ और अखिलेश ने जबरदस्ती एक तरह से मुलायम को अपनी पार्टी की सत्ता से हटा दिया, वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि मुलायम कन्वीनियंटली कुछ चीजें भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं हुई है जितना बताया जाता है, बनाया जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब सिलेक्टिव एमनीजिया का केस है, आप कहेंगे? मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद है कि मुलायम अभी भी उतनी ही बातें याद रखते हैं जितनी वो, चाहे राम मनोहर लोहिया के टाइम का किस्सा सुना दें या जब वो पहली बार एमएलए बने थे उसका किस्सा सुना दे। लेकिन सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विजय मिश्रा के पास। विजय, आज जो शक्ति प्रदर्शन हमको देखने को मिला, उसके बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी की सीट आसान रहने वाली है? बिल्कुल दीपक जी, मैनपुरी सीट इसलिए चुनी ही गई है कि आसानी से उन्हें जिताया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई संरक्षक या मार्गदर्शक मंडल या खुद संस्थापक कोई पार्टी से अगर चुनाव हारता है तो वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और यही कारण है कि पिछली बार उन्हें आजमगढ़ से चुनाव उन्होंने जीता था, हालांकि मैनपुरी से भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें सुरक्षित सीट दी जा रही है कि जहां पर आसानी से चुनाव निकाला जा सके, आसानी से वो जीत सके, और कम से कम अगर वहां पर किसी प्रकार का उनका चुनावी सभा भी हो, कोई बयान हो, तो उसका कोई ज्यादा खास फर्क या कोई फर्क न पड़े वहां के वोटरों पर। और इसी वजह से मैनपुरी सीट चुनी भी गई है। और सबसे खास बात यह है कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें से मुलायम सिंह यादव का नाम गायब है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही, कम से कम उन्हें सिर्फ चुपचाप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो शिवपाल यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ाने के लिए एक सीट वो देंगे, वो अगर वहां से नहीं होता है तो वो उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। और यही कारण रहा कि मैनपुरी की सबसे सुरक्षित सीट उन्हें दी गई, जहां पर आसानी से जीत हासिल हो सके। मैनपुरी इसलिए चुना गया कि अगर वहां पर किसी प्रकार कोई बयान देते हैं तो ज्यादा विवाद न हो सके। और खास बात यह है कि 19 अप्रैल चुना गया था मैनपुरी में एक संयुक्त रैली को लेकर के, जिसमें मायावती, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के भी रहने की संभावना थी। अब वहां पर मायावती इस बार रहती या नहीं रहती हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि 19 अप्रैल को शायद एक साथ इन लोगों को एक साथ एक मंच पर देखा जा सकता है। चलिए, एक साथ एक मंच पर अगर मुलायम और मायावती आते हैं तो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद में अगली खबर कौन सी है। और यह खबर एक दिलचस्प तस्वीर है जो आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मथुरा की हैं और बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी वोट के लिए किसानों के साथ फसल काट रही हैं। हेमा बॉलीवुड के ग्लैमर से निकलकर चुनाव जीतने के लिए गांव-गांव घूम रही हैं। हालांकि 2014 में भी हेमा मालिनी ऐसा कर चुकी थी। हेमा मालिनी ने गोवर्धन इलाका में बाकायदा रोड शो भी किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हेमा मालिनी की, ड्रीम गर्ल की, जो फसलें काट रही हैं किसानों के साथ। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में क्विक ब्रेक, तो फौरन लौटते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आपसे गठबंधन से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में अब त्रिकोणीय मुकाबला होना तय हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से बार बार बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन का ऑफर देते रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के साथ पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस में भी गठबंधन को लेकर एक राय नहीं।
पीसी चाको जो कि दिल्ली के प्रभारी है, जहां आपसे गठबंधन को लेकर जोर दे रहे थे, तो शीला दीक्षित इसके खिलाफ थी। पहले अजय माकन भी गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो दीपक, कुल मिलाके फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने, बड़े दिनों तक रिक्वेस्ट इनबॉक्स में पड़ी रही, आखिरकार रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के भी कई कारण हैं आंचल। सबसे पहली बात कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी, वो हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा। कांग्रेस का जो बेस वोट है वो और कांग्रेस का संगठन दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये सबसे पहला डर था। जो दूसरी दिक्कत थी वो ये थी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब में भी अलायंस चाहती थी, लेकिन अगर इन दोनों पर अलायंस के लिए कांग्रेस पार्टी न भी कह देती तो भी उनकी जिद थी कि वो चंडीगढ़ की सीट लेंगे और साथ ही साथ गोवा में जो 2 सीटें हैं उनमें से वो 1 सीट चाहते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि उनको लगता था कि बड़े छोटे टर्म के लिए ये गठबंधन हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा से कांग्रेस की खिलाफत करते आए हैं और कांग्रेस की खिलाफत करते हुए ही उनका ये संगठन खड़ा हुआ है। तो कांग्रेस को इस बात से भी डिस्कंफर्ट था कि अगर अरविंद केजरीवाल को हम दिल्ली के अंदर हाथ रखने की जगह देते हैं तो कहीं पूरी की पूरी दिल्ली जिस तरीके से वो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी कर चुके थे, क्या आगे भी वो अपनी कर लेंगे? ये सबसे बड़ी बात वगैरह में जिस तरह से रिसर्जेंस कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त हासिल की थी, वो सारे गेन्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आंचल आपने कहा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश शीला जी होंगी। और उसके साथ साथ आप देखें दीपक भाई की जो बुनियाद थी, आपकी जो बुनियाद 2012 में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन की मजबूती जो अरविंद केजरीवाल को मिली वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर, इसीलिए उनको ये बड़ा डिस्कंफर्ट था इस बात से लेके कि अरविंद हमारे खिलाफ बड़ी ऑफेंसिव सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और बड़े ऑफेंसिव कैंपेन करते हैं। और कांग्रेस को उन्होंने दिल्ली में एक तरह से हाशिए पर डाल दिया था। 1 साल बाद फिर 2020 में फिर चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस का संगठन खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल के लिए देयर वाज नथिंग टू लूज एज सच जब कांग्रेस साथ में आ जाती, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जितने अरविंद केजरीवाल के हमले थे, मुझे लगता है बीजेपी वही डिग करके निकाल देती, वो भी खिसक जाता। हाँ। और कितने वीडियोस निकलते जिसमें अरविंद केजरीवाल के मैं इसके सर पे हाथ रख के कहता हूं, मैं उसके सर पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा। हाँ। तो दोनों के लिए कैंपेनिंग में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिल जाता कि अब वो अरविंद केजरीवाल पर किस तरह का हमला करना चाहती है। अंग्रेजी में एक टर्म है फ्रेनेमीज, जो आजकल चली हुई है। हमारे यहाँ कहते थे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कई जगहों पे जैसे एनसी के साथ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भी एक आध सीट के ऊपर एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल या तो शायद इस पार या उस पार उनके साथ फ्रेंडशिप कॉन्टेस्ट आपको लगता है अब होने जा रहा है या नहीं? संभव नहीं। दीपक भाई एक चीज है, अगर आप देखें राजनीति में गंगा की सौगंध खा के नेता आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल यमुना की सौगंध खाएंगे? नहीं, ये गंगा और यमुना की क्यों खाए? उन्होंने तो पहले बच्चों की सौगंध खा ली थी। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत नहीं, सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, इस फैसले के बाद जब ये क्लैरिटी आ गई है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं करेगी, ऐसे में अब कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी 7 सीटों पर चर्चा चल रही है? देखिए, साथ तौर पर दीपक जी, अगर सीटों की चर्चाओं की बात है तो कांग्रेस जो है वो चाहती है कि तमाम वो लोग जो पुराने लोग हैं, जो लोग को मौका दिया गया है, चाहे देवेंद्र यादव हो, जिन्होंने प्रभारी के तौर सब प्रभारी के तौर पर इलेक्शन वहां पे जितवाए जो विधानसभा में हुए, उनको भी मौका दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। वहीं हारून यूसुफ भी हैं और साथ ही साथ जो है शीला दीक्षित का भी नाम चल रहा है कि हो सकता है कि शीला दीक्षित संदीप जोशी में कोई एक उम्मीदवार इस दिल्ली से भी हो सकता है। लेकिन वहीं दावेदारी एके वालिया का भी है। तो तमाम ये जो नाम है चर्चाओं में चल रहे हैं और 7 नाम जो है कांग्रेस तरफ से वो कहा यह जा रहा है कि 6 तारीख को ही फाइनलाइज हो जाएंगे, ऐसे कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। यानी पूरी तरह से कांग्रेस अपने फॉर्म में है। वो चाहती है, शीला दीक्षित शुरू से कहते आ रही थी कि हमारा इस गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, हम गठबंधन के खिलाफ में हैं। लेकिन जो एक दड़ा है लगातार वो कोशिश कर रहा था, चाहे वो पीसी चाको हो, अरविंद सिंह लवली हो या फिर अजय माखन हो, ये लोग तमाम कोशिशें कर रहे थे कि गठबंधन हो। लेकिन
कांग्रेस को पता था कि अभी जो उनका कुछ ग्राफ बढ़ा हुआ है वो ग्राफ उनके हाथ से फिर न फिसल जाए, इसलिए वो संभालना चाहती है। वो चाहती है कि अगला जो चुनाव है 2020 में विधानसभा में, उससे तमाम कार्यकर्ता नाराज होकर बाहर न चले जाएं, इसलिए यह गठबंधन नहीं होना चाहिए। जो हमारी मजबूती आई है, कम से कम विधानसभा में हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अजीत, दो बातें इसमें, एक तो इतनी लेट ये क्लैरिटी का आना कि अलायंस नहीं होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, नंबर एक, ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। दूसरा, अगर 6 तारीख तक भी नाम सामने आते हैं, आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं डिक्लेयर किए हुए, तो ऐसे में किस फॉर्म की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस है इसमें? देखिए साहब, अगर हम बात करें आंचल जी, तो यहां पर वोट बैंक की राजनीति वही है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को पता है कि वही वोट बैंक है जिसपे सियासत वो कर रहे हैं और उसी वोट बैंक की सियासत कांग्रेस भी कर रही है। इसे लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बार दमखम के साथ ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस दावा करे कि 7 सीट वो दिल्ली में जीत सकती है तो वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन जिस हिसाब से कल उन्होंने एयरपोर्ट पे स्टेटमेंट दिया है, उसके साथ में जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी मिलने का समय नहीं दे रहे, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी जाहिर हो रही है कि मन से पानी फिरता नजर आया और 7 रुपए गठबंधन अब नहीं होना है। लगातार कवायते तो कोशिश कर रहे थे, संजय सिंह लगातार शरद पवार के जरिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव बना रहे थे कि कम से कम कोई एक जरिया मिले और एक रास्ता मिले और गठबंधन हो जाए। और दिल्ली में जो हमारा वोट बैंक है वो तकरीबन वोट बैंक एक साथ रहकर अगर आगे बढ़ता है तो 1-2 सीट तो हम तो जरूर जीत सकते हैं। तो ये कोशिशें थी, कवायतें थी, लेकिन कवायतों में पूरी तरह से पानी फिर चुका है। अब कांग्रेस पूरी तरह से लड़ने तैयार है, लेकिन अब 7 रुपए जाहिर है कि इस चुनाव में दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं, त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी जरूर अभी आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के जो 5 तारीख को फर्स्ट मूवर्स, जी धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज आपको मिल सकता है क्योंकि वो अपने कैंडिडेट्स की घोषणा पहले ही कर चुकी है और दिल्ली में कहती है हेल्थ एजुकेशन में हमने बहुत काम किया। देखिए, आप कड़ी टक्कर तो दे सकती है, लेकिन जो वोटों का अंक गणित है उसके हिसाब से वो इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी को कि 7 की 7 सीटें निकाल दे। 1 या 2 सीट पर अगर आप चमत्कार कर सकती है तो उसकी संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 की 7 सीटों पर आप बहुत कड़ी टक्कर दे सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला जैसे होता है तो कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और अरविंद केजरीवाल ने लगातार इस अलायंस को करते वक्त यही तर्क दिया था कि हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटें जीत जाए, इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आ जाना चाहिए। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल यही तर्क दे रहे थे तो आप समझिए दिल्ली का वोटर भी इस तर्क को समझता होगा कि अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो जाना किस तरफ है। तो मुझे लगता है कि संकेत साफ है और अरविंद केजरीवाल इस बात को लंबे समय से कह रहे हैं। दीपक भाई, आपसे एक सवाल और आंचल आपसे भी, गणित ऊपर या केमिस्ट्री? मेरे ख्याल से केमिस्ट्री ऊपर है, केमिस्ट्री ऊपर इस वक्त है। अगर गणित ऊपर हुआ होता तो अलायंस हो चुका होता। नहीं, मैं ओवरऑल दिल्ली में जीत के लिए मैं कहूंगी अर्थमेटिक ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कांग्रेस और आप एक दूसरे के वोट काटेंगे। और आज का दिन अप्रैल फूल्स डे वैसे है मनीष भाई, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा खुशी जो हो रही है वो मनोज तिवारी और बीजेपी को हो रही होगी कि पूरी क्लैरिटी हो गई है कि आप और कांग्रेस इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। तो अर्थमेटिक के लिहाज से बहुत बड़ा झटका कांग्रेस और पहले हो गई थी, पहले हो गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऑफिशियली खुलासा किया है। लेकिन ये जो देर हुई है 4-5 दिन के इस खुलासे में, क्योंकि पहले तो आ रहा था कि 4-3 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो रहा है, इससे कांग्रेस के वोटर को और कांग्रेस के संगठन और कार्यकर्ता को जरूर नुकसान हुआ है। तो सोशल नेटवर्किंग मशीनरी मुझे लगता है आप बिल्कुल मात देती है बीजेपी और कांग्रेस को इस मामले में, कम से कम वो आज बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाली है। दीपक भाई, ये बोल सकते हैं कि मनोज का सपना पूरा हुआ, आप दूसरा सपना न गए। देखिए, मैं तो चाहता हूं हर एक का सपना पूरा हो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज क्या किया। महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली से आज पीएम मोदी फिर गरजे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद कांग्रेस का पैदा किया हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। किसी इतिहासकार, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर भी विपक्ष को घेरा। मनीष भाई, आप बताइए, वर्धा में ये रैली हो रही थी, पूरा फार्म डिस्ट्रेस और किसानी का संकट वहां से उपजा है और मतलब किसानों के जितने आंदोलन हुए हैं महाराष्ट्र में, ये पूरा इलाका है जो उससे बहुत प्रभावित है। इसके बावजूद यहाँ पर भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठता है, हिंदू टेररिज्म का मुद्दा एक बार फिर से उठता है।
तो क्या संकेत माने जाएं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं अचल। पहले चरण के जो मतदान है महाराष्ट्र में वो इसी विदर्भ इलाके में है, और वर्धा गांधी की भूमि, वर्धा विनोबा भावे की भूमि, और यवतमाल से आप ये समझिए कि 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और नागपुर से भी 80 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां से इस तरह के बातों का उल्लेख करना, चाहे हिंदू आतंकवाद संघ मुख्यालय भी नागपुर में है, तो क्या कहना है, कितना कहना है, ये प्रधानमंत्री भले बात ही जानते हैं। और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि आने वाले कुछ दिनों में नागपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो होना है दीपक भाई, और उसके साथ साथ राहुल भी वहां सभा करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के सबसे कद्दावर और ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये विदर्भ को घेरने की जो बात है, क्योंकि बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है जो उन्होंने कांग्रेस से छीना है, और कांग्रेस को अपनी जगह बनानी है, तो ये जो खींचतान होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ये जो पूरे सप्ताह भर जबरदस्त बयानबाजी होगी, और बयानबाजी जो होगी उस पर विवाद भी होगा। आप मुझे ये बताइए कि विदर्भ और खासकर नागपुर तो आप होके आए हैं, नागपुर और विदर्भ का चुनावी समीकरण इस वक्त कहता क्या है? क्या आपको सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है युति, दोनों युतियों के बीच? बिल्कुल सीधा मुकाबला है दीपक भाई, लेकिन हाँ, यहां पर जो साफ दिखाई देता है वो ये कि शिवसेना कुछ सीटों पर काफी कमजोर दिखाई देती है। कुछ ऐसे नाम जो लगभग सेना ने पूरे वही नाम दोहराए हैं जिनको पिछले बार जीत हासिल हुई थी, जो सेना के प्रत्याशी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो 5 साल तक नदारद रहे, जनता के बीच मौजूद नहीं, जैसे रामटेक, अमरावती, यवतमाल वाशी में एक वो सीट है जो भावना गौली की है, लेकिन 5 साल आप जनता के बीच पहुंचे नहीं। तो ये सारी बातों के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि युति में टक्कर घमासान बहुत जोरदार होगा, लेकिन हाँ, बीजेपी की अपनी सीटों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आश्वस्त है कि वो ये नैया पार कर लेगी। चलिए, बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बीजेपी की और बात करें, विश्लेषण करें विदर्भ का कि प्रधानमंत्री ने वर्धा में एग्जैक्टली क्या कहा था, प्रधानमंत्री का कोड क्या है। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे, अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? आजकल लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो कैंपेन कर रहे हैं या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हिंदू आतंकवाद शब्द को जोर देकर उठाया जा रहा है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या ये एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है? बिल्कुल, ये क्लियरली अगर बोला जा रहा है, हिंदू शब्द का इस्तेमाल चुनाव में जब किया जाता है, दीपक, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एक सुप्रीम कोर्ट का 90 के दशक में फैसला आया था जिसमें कहा गया था हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। उसके बाद उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया, व्याख्या की गई तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, ये शब्द चुनाव के टाइम पे ही हमें ज्यादा सुनने को मिलता है। हाल फिलहाल में समझौता ब्लास्ट के अंदर भी फैसला आया, उस संदर्भ में भी टिप्पणियां आनी शुरू हो गई, बीजेपी नेताओं की भी आई, उस पर कांग्रेस की भी टिप्पणी आई, लेकिन उसमें अदालत का रुख ये था कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जो उनके सामने ठीक से रखे ही नहीं गए और प्रोसिक्यूशन फेल। तो हमें इसे एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि हिंदू आतंकवाद के जब खास तौर से जो मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। मालेगांव से शुरू हुआ था, मालेगांव समझौता, और उसके बाद एकदम से मतलब मुंबई जब अटैक हुआ उसके बाद तो ये और ज्यादा इस्तेमाल हो गया। तो एक तरफ यूपीए थी जो अपने सर पे सहरा बांधना चाहती थी, इस बात का क्रेडिट लेना चाहती थी कि कसाब को फांसी देने वाले और अफजल को फांसी देने वाले तो हम लोग थे। दूसरी तरफ ये हिंदू टेररिज्म का नैरेटिव शुरू हुआ। तो हमें ये देखना होगा कि ये चुनाव का माहौल है, इस टर्म का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा लाजमी है, और साथ ही साथ चाहे कांग्रेस हो वो ये उसके लिए एक रॉ नर्व जैसी चीज है, क्योंकि
हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल तो कर दिया गया, लेकिन कभी भी सबूतों के जरिए पुख्ता उसका बैकअप नहीं हो पाया। और ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि खराब है कांग्रेस का इसमें, विपक्ष का इसमें, तो इसीलिए बीजेपी इसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्रवाद हो गया और अब हिंदू आतंकवाद। दीपक भाई, मुझे याद आता है ये मालेगांव ही नहीं था। मालेगांव के पहले नांदेड़ में एक संघ के कार्यकर्ता के घर में बम बनाने की बात शुरू हुई थी। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम, तीनों ने हिंदू आतंकवाद। मेरे ख्याल से उस समय अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे। और नांदेड़ से कौन आता है ये आप भी जानते हैं। और उस वक्त जो 26/11 हमले के जो शहीद थे, जो एसआईटी के चीफ भी हुए, हेमंत करकरे, उनको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने कई हिंदू आतंकवाद से संबंधित बयान दिए थे कि उनके ऊपर दबाव था कि हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल न किया जाए और लोग उन पर दबाव डाल रहे थे और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। लेकिन ये उसी तरह का बयान है जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने शायद ये कह दिया था कि जब यहाँ पर जामिया के अंदर जो आतंकवादी घुसे हुए थे और सोनिया गांधी को जब पता चला वो रो दी थी। तो ये सारी लूज कैनन, माफ कीजिएगा, सलमान खुर्शीद ने कहा था। तो दिक्कत ये हो जाती है कि इस तरह के लूज कैनन टाइप स्टेटमेंट जब दे दिए जाते हैं और आपके पास सबूत नहीं होते। मेरे ख्याल से ये लूज कैनन स्टेटमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें हिंदुओं के तरफ ये इशारा किया गया था कि हाँ शायद आपने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, चाहे वो मालेगांव की हो, चाहे वो समझौता ब्लास्ट से जुड़े हो और चाहे कुछ बम मिलने वाली बात हो, जो अलग अलग कड़ी जोड़ने की कोशिश की। ये एक फैक्ट है कि अदालतों के अंदर केसेस भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद यही होता है कि मुझे साबित नहीं हो पाया। और उससे भी ज्यादा मुझे दीपक ये दुखदायी बात है क्योंकि मेरा अदालतों में बहुत चक्कर रहा है और आम आदमी जब हर जगह से जब बिल्कुल बेचैन हो जाता है, हताश हो जाता है, तब वो अदालत जाता है न्याय के लिए। तो अब ये सोचिए कि हमारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, जब सरकार बदलती है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो हवा का रुख दूसरी तरफ हो जाता है एंड केसेस फॉल फ्लैट। ये साबित करने में भी युति लगी थी। आपको याद होगा आर पाटिल और कांग्रेस और एनसीपी कांग्रेस के साथ जो ये मुहिम आगे बढ़ी थी। मेरे ख्याल से हिंदू आतंकवाद शब्द इसका चुनाव में भरपूर इस्तेमाल होगा और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इस पर होने वाली बहस किस दिशा में जाती है। फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।